शैतानी बच्चा। रात के सुनसान वक्त रिधिमा और संजीव टहलते टहलते घर से काफी दूर जंगल की तरफ निकल जाते हैं। क्या सोच रही हो रिधिमा? सोच रही हूँ हमारा क्या होगा। रिधिमा, जो हमारे हाथ में नहीं है उसे सोचने से क्या फायदा? क्या मैं कभी माँ नहीं बन सकती? हम दूसरे डॉक्टर के पास जाएं? रिधिमा, 10 डॉक्टर बदल कर देख लिए, अब शहर में कौन सा डॉक्टर बचा है? तभी बच्चे के रोने की आवाज आती है। संजीव, तुम्हें रोते हुए बच्चे की आवाज सुनी? मुझे तो वो रोता बच्चा दिख रहा है। वो देखो, सड़क किनारे। दोनों बच्चे के पास जाते हैं। बेटा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? तुम्हारा नाम क्या है बेटे? बच्चा जवाब नहीं देता, बस रोता रहता है। रोते रोते अचानक शैतान बन जाता है। नहीं! चिल्लाती हुई रिधिमा बिस्तर पर से उठ जाती है। तेज सांसें चलने लगती हैं। क्या हुआ रिधिमा? बुरा सपना देखा क्या? बहुत बुरा। संजीव, हमने किर्शित को घर लाकर गलती तो नहीं की ना? ऐसा मत सोचो रिधिमा, किर्शित अच्छा बच्चा है। 2 दिन में कितना घुल मिल गया है। बस गूंगा है, बोल नहीं पाता। उसके माता पिता कौन है, कहाँ है? अब किर्शित हमारा बच्चा है। जो इतने प्यारे बच्चे को रास्ते पर छोड़कर चले गए, उनके बारे में हम क्यों सोचें? सो जाओ, कल किर्शित का स्कूल में दाखिला कराना है। सुबह होती है। रिधिमा, किर्शित कहाँ है? तैयार हो रहा है, आता ही होगा। किर्शित हॉल की तरफ आता है। ये लो, आ गया। बेटा, एक शूज की लेस तो खुली छोड़ दिया आपने। रिधिमा शूज की लेस बांधने झुक जाती है। तभी किर्शित रिधिमा की गर्दन को दांतों से काटने लगता है। छोड़ो किर्शित, छोड़ो। किर्शित, छोड़ो। संजीव किर्शित को रिधिमा से अलग करता है। देखो, दांत के निशान तक आ गए हैं। बच्चा है या शैतान? छोड़ दो संजीव, बच्चा ही तो है। अपना बच्चा होता तो ऐसी ही शैतानी करता। तो शैतान है, बच्चा बन के रहेगा। इंसान लाड़ प्यार दिखाएगा, लेकिन हमारा मकसद इंसान की तबाही है, तबाही। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? सर, ये गूंगा है। इसके डॉक्यूमेंट्स? सर, ये हमें एक रात रास्ते में रोता हुआ मिला, तो हमने इसे गोद ले लिया। प्रोसेस जारी है, डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, मैं एडमिशन कर देता हूँ। आप डॉक्यूमेंट्स हफ्ते भर में जमा कर दीजिएगा। हरी! प्यून आता है। बच्चे को क्लास लेकर जाओ। प्यून किर्शित को लेकर जाता है। संजीव घर आता है। रिधिमा, कहाँ हो तुम? किर्शित का एडमिशन हो गया। रिधिमा! रिधिमा सीढ़ियों से धीरे धीरे नीचे उतरती है। रिधिमा को देखकर संजीव चौंक जाता है। माय गॉड, ये क्या हुआ तुम्हें? रिधिमा! रिधिमा संजीव के पास आती है और संजीव को काट लेती है। छोड़ किर्शित, छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। प्यून भागता हुआ आता है। शैतान काटता है, चल तेरी कंप्लेंट करता हूँ। प्यून किर्शित को लेकर हेडमास्टर के पास जाता है। क्या हुआ हरी? सर, इस बच्चे ने सोहेल को बुरी तरह से काटा। उसकी गर्दन से खून बह रहा है सर। क्या? जाओ तुम सोहन की मलहम पट्टी करो, इससे मैं देखता हूँ। प्यून चला जाता है। किर्शित, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। मिस्टर संजीव को अभी फोन करता हूँ। प्यून भागता भागता आता है। सर, गजब हो गया। सोहेल सारे बच्चों को काट रहा है। व्हाट? चलो। दोनों भागते भागते आते हैं और देखते हैं कि स्कूल के सारे बच्चे एक दूसरे को काट रहे हैं। सबके दांत और नाखून निकल आए हैं। हाथ पैर पर लंबे लंबे बाल उगाए हैं। माय गॉड, ये क्या हो रहा है? स्टॉप इट! आई सेड स्टॉप इट! तभी एक दांत और नाखून बढ़ी हुई, शरीर पर लंबे बाल बढ़ी हुई टीचर रोते रोते हेडमास्टर के पास आती है। मिस मेहरा, ये सब क्या है? सर, उस सुहेल ने मुझे काटा।
रोते रोते टीचर हेडमास्टर के गले पड़ती है और हेडमास्टर को काट लेती है। मिस मेहरा, ये क्या किया आपने? हरी जल्दी आओ। पुलिस, डॉक्टर, सबको फोन करो। फौरन, हालात बिगड़ते जा रहे हैं। हरी भागता हुआ निकल जाता है। थोड़ी ही देर में हेडमास्टर हंसने लगता है। उसके भी दांत और नाखून बढ़ने लगते हैं और वो मिस मेहरा को काट देता है। इस प्रकार सारे बच्चे टीचर्स एक दूसरे को काट रहे थे। इधर हरी हेडमास्टर ऑफिस आता है। वहाँ किरशित सर झुकाए खड़ा होता है। ये सब तुम्हारी वजह से हो गया। कौन हो तुम? हेलो, पुलिस स्टेशन। किरशित हरी की गर्दन को पकड़ के लंबे दांतों और नाखूनों से हरी को काट रहा है। किरशित पूरा शैतान बन चुका है। भगदड़ मची है। बच्चे, टीचर्स, हेडमास्टर सब एक दूसरे को काट रहे हैं, अजीब आवाजें निकाल रहे हैं, अजीब हरकतें कर रहे हैं। तभी स्कूल कॉरिडोर से हरी के पीठ पर बैठकर किरशित की एंट्री होती है। लंबे दांत, नाखून और बालों से हरी एकदम डरावना दिख रहा है और किसी जानवर की तरह हाथ और पैरों से जमीन पर रेंगता हुआ किरशित को बाहर ला रहा है। किरशित को जानवरों की तरह अजीब आवाज निकालकर सलामी देते हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं। शैतानी साम्राज्य में आपका स्वागत है। आप शैतान बन चुके हो। मैं तुम्हारा राजा, शैतानों का शैतान। तुम्हें आदेश दे रहा हूँ, शहर के हर आदमी को, बच्चे, बूढ़े, औरत, सभी को काट कर शैतान बनाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं अब चलता हूँ। शैतानी साम्राज्य का नारा बुलंद रहे। आसमान से शैतानी माँ धरती पर उतरती है, किरशित को गोद में उठा लेती है और आसमान में उड़ जाती है। मिस्टर और मिसेस सहगल, हमारे पास कल ही एक बच्चा आया है और आप लोग उसे गोद ले सकते हैं। वंदना, उसे लेकर आओ। वंदना एक बच्चे को लेकर आती है जिसने सर नीचे झुकाया हुआ है। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? बच्चा ऊपर देखता है, मुस्कुराता है और कहता है, किरशित। बबलू, विशाल और विकास तीनों काफी जिगरी दोस्त थे। कोलकाता में रहते थे। तीनों की कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी थी और तीनों बेरोजगारी एंजॉय कर रहे थे। एक दिन की बात है, बातों बातों में विशाल बोला, यार, तुम लोगों ने भानगढ़ फोर्ट के बारे में सुना है? काफी कुछ सुना है मैंने उस फोर्ट के बारे में। राजस्थान में है। काफी पुराना और भयानक फोर्ट है वो। लोगों का कहना है कि वो भूतिया फोर्ट है, इसलिए शाम के बाद सूरज निकलने से पहले उस फोर्ट में जाना अलाउड नहीं है। तभी बबलू मुस्कुराते हुए बोला, जी विकास जी, हमारा अगला डेस्टिनेशन वही है, भानगढ़ फोर्ट। मैं नहीं आऊंगा तुम लोगों के साथ। तुम लोग मुझे हर वक्त सताते रहते हो। वहाँ उस किले में कुछ सीरियस कर बैठोगे मेरे साथ? मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे साथ। विकास को लगा कि वो मना कर देगा तो उसके दोनों दोस्त भी भानगढ़ की तरफ जाने का प्लान कैंसिल कर देंगे, लेकिन हुआ कुछ उल्टा। ठीक है, तुम्हें नहीं आना तो मत आओ, हम दोनों तो जरूर जाएंगे। ये सुनकर बेचारा विकास भी मान गया, क्योंकि वो अपने दोनों दोस्तों के बगैर अकेला नहीं रह सकता था। फिर तीनों ट्रेन में बैठकर राजस्थान की तरफ निकल पड़े। राजस्थान में बस और टैक्सी का सफर करते करते वे किले के सामने पहुंच गए। भानगढ़ फोर्ट काफी बड़ा और काफी लंबा फैला था। ऐसा लग रहा था कि वो सबको निगलना चाहता हो। काफी पुराना और लगभग खंडहर हो चुका है ये फोर्ट। तभी तो मैं सोचूं कि इस किले से लोगों की इतनी फटती क्यों है। फिर तीनों दोस्त टिकट लेकर अंदर किले में गए और घूमने लगे। किला अंदर से काफी विशाल और पुराना था। बड़े बड़े महल और उनके बड़े बड़े कमरे थे। पानी का एक विशाल तालाब था। राजा महाराजाओं की और बहुत सी पुरानी चीजें थी जो देखने लायक थी। काफी सारे देशी विदेशी पर्यटक किला घूम रहे थे। धीरे धीरे शाम हो गई और अचानक सिक्योरिटी गार्ड्स
किले के अंदर आकर चिल्लाने लगे। चलो सब लोग, शाम हो गई है, अब इस किले में रहना अलाउड नहीं है। गार्ड की बात मानकर सब लोग बाहर निकलने लगे, लेकिन विशाल और बबलू का कुछ अलग ही प्लान था। हम एक काम करते हैं, आज रात इसी किले में रुकते हैं और देखते हैं कि इस किले के बारे में जो जो बातें करते हैं लोग, वह सच में सच है या अफवाह। नहीं नहीं, मरना है क्या? अरे कुछ नहीं होता, हम पढ़े लिखे नौजवान हैं, हमें डरना नहीं चाहिए यार। चलो हम किसी कमरे में छिप जाते हैं। फिर बबलू और विशाल एक कमरे में भाग गए। तभी विकास ने देखा कि एक सिक्योरिटी गार्ड जो काफी हट्टा कट्टा और भयानक था, वो विकास की तरफ ही आ रहा है। विकास को समझ नहीं आया कि अब वो क्या करे। वो भागा और एक कमरे में छिप गया। किले का विशाल सा गेट बंद करा दिया गया और रात हुई। विकास एक कमरे में था। काफी घना अंधेरा था और विशाल को अजीब अजीब आवाजें आनी शुरू हो गई थी। बबलू, विशाल, कहाँ हो तुम दोनों? मुझे बहुत डर लग रहा है। विकास ने दोनों को कॉल लगाया, लेकिन उनका कॉल भी नहीं लग रहा था। तभी किसी ने विकास का मोबाइल खींचकर उसे किले से बाहर फेंक दिया। विकास ने सामने देखा तो उसकी चीख निकल गई, क्योंकि उसके सामने खड़ा था एक भयानक भूत। विकास डर के मारे किले में इधर उधर भागने लगा तो किले में इधर उधर बस भूत ही भूत मंडरा रहे थे। दासियों के भूत, सिपाहियों के भूत, राजाओं के भूत, रानियों के भूत, और उन भूतों के बीच विकास काफी बुरी तरह फंस गया था। भूत विकास के पास आकर उसे जोरदार टक्कर मार रहे थे और उड़ रहे थे। विकास बस इधर उधर गिर रहा था और चीख रहा था, बचाओ, बचाओ। इधर किले के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा था। तभी विशाल और बबलू उसके पास आए। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? भाग जाओ यहाँ से। विशाल रोते हुए बोला, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। हमने मजाक मजाक में हमारे दोस्त को बताया कि हम रात भर किले में रुकेंगे। उसे लगा सच में रुकेंगे। हम होटल चले गए, लेकिन वो होटल नहीं लौटा। प्लीज कुछ कीजिए। जो भी हो, किले का दरवाजा तो अब सीधे सुबह ही खुलेगा। बबलू ने काफी सारे पैसे गार्ड को दिए और गार्ड मान गया। उसने किले का दरवाजा खोला और तीनों किले में विकास को ढूंढने लगे। विकास, विकास, क्या तुम हमें सुन पा रहे हो? तभी गार्ड पर अचानक एक भूत ने हमला किया और देखते ही देखते गार्ड भी एक भयानक भूत बन गया। बबलू बचो! गार्ड का भूत बबलू और विकास को मारने के लिए उनके पीछे भागने लगा। दोनों दोस्त उस भूत से बचने के लिए किले में इधर उधर भागने लगे। भागते भागते वो एक कोने में आकर छिप गए। तभी बबलू को वहाँ उस कोने में विकास बैठा हुआ दिखा। विकास, विकास, तुम होश में तो हो? विकास चलो यहाँ से, हम पर किसी भी वक्त हमला हो सकता है। बबलू और विशाल विकास को वहाँ से उठाकर अपने साथ किले से बाहर ले जाने लगे और किले के बंद दरवाजे के सामने आकर तीनों रुक गए। अरे ये दरवाजा तो बंद हो गया, अब हम क्या करें? अरे यार, किले से बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता तो होगा ना? तभी अब तक चुपचाप खड़ा विकास अचानक से बोला, है, किले से बाहर निकलने का एक और रास्ता है। है? कौन सा रास्ता है वो? वो रास्ता है तुम दोनों की मौत। और अचानक विकास जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हंसते विकास एक भयानक भूत बन गया। विकास, विकास, हम तुम्हारे दोस्त हैं, याद करो। दोस्त? मेरे दोस्त तो अंदर है। ऐसा मत बोलो विकास। सॉरी यार, हमसे गलती हो गई जो तुम्हारे साथ मजाक किया। विकास, अगर हम तुम्हारे दोस्त नहीं है तो फिर कौन है हम? पहचानो हमें। पहचान लिया तुम दोनों कौन हो। हैं? कौन है हम? तुम दोनों हो मेरा शिकार।
ऐसा कहकर विकास ने बबलू और विशाल पर जोरदार हमला किया और दोनों को मार दिया। फिर विकास का भूत वापस वहां से अंदर अंधेरे किले में चला गया और हमेशा हमेशा के लिए भानगढ़ फोर्ट के राज में खो गया। पुरानी हवेली। आजमगढ़ में 400 साल पुरानी एक हवेली थी। लोग उसे अंग्रेजों के जमाने वाली हवेली कह के पुकारते थे। हवेली काफी पुरानी और सुनसान थी, इसीलिए कोई भी उस हवेली की तरफ नहीं जाता। बस आजमगढ़ के नशेड़ी, गंजेड़ी और बेवड़े लोग उस हवेली में दिन रात पड़े रहते थे, हंगामा करते थे। राजू दादा, कोई अंग्रेज अधिकारी इस हवेली में अपनी आइटम लेकर आया था, सच था क्या? भाई बोतल कसम, मेरे दादा ने बताया था। क्या औरत थी भाई वो, अरे आग थी आग, अरे मानो कपड़े में लिपटा सोना। जॉर्ज नाम का कोई अंग्रेज लेकर आया था उसे। दोनों प्यार करते थे, काफी दिन दोनों साथ रहे। फिर किसी काम से जॉर्ज को जाना पड़ा और वो वापिस ही नहीं आया। फिर उस लड़की का क्या हुआ? उसका क्या होना था है? कुछ दिन ऐसे ही हवेली में शराब पीकर पड़ी रही और फिर रोने लगी। गांव में आधी रात में घूमती थी भाई उसकी आवाज। तो क्या लोगों ने उसकी मदद नहीं की? अरे फटती थी लोगों की अंग्रेजों से। हवेली की परछाई में भी खड़ा नहीं रहता था कोई। ओ, फिर आगे क्या हुआ? अबे होना क्या था, नशे में पागलों की तरह चीखती चिल्लाती रही और फिर अचानक एक दिन उसकी आवाज ही शांत हो गई। वो क्यों? अबे हमारे जैसे आवारा लड़कों ने उसकी हालत का फायदा उठाया। अमावस की रात देखकर 4-5 हवेली के अंदर घुसे और उसकी इज्जत लूटकर उसे मारकर हवेली में दफना कर चले गए। तब से ये हवेली सुनी पड़ी है, ना जॉर्ज आया ना दूसरा कोई और। कहानी और शराब के प्रभाव से राजू के पंटर डर गए। रात भी काफी हो गई थी, अंधेरा था। छोटू ने माचिस जलाई, तभी कोई पीछे से आया और फूंक मारकर चला गया। ये फूंक किसने मारी? अबे फूंक कौन मारेगा, हवा से बुझ गई होगी। साला गिलास नहीं दिख रहा है ठीक से। छोटू ने फिर से माचिस जलाई। रोशनी में उसने देखा कि राजू के पीछे कोई लड़की बैठी उसकी तरफ देखकर हंस रही थी। कौन है? अबे कहाँ? अरे राजू दादा के पीछे। मेरे पीछे हैं? राजू ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने सामने देखा उसके सामने एक लड़की का चेहरा आ गया। राजू दादा क्या हुआ? राजू काफी डर गया था, फिर भी हंसते हुए बोला, अरे कुछ नहीं, मैं तो बस डरा रहा था तुम्हें। चलो चलते हैं यार। क्या हुआ राजू दादा, लगता है तुम दोनों को चढ़ गई है। ऐसा कहकर बंटी ने नीचे अपनी बोतल देखी तो बोतल वहां नहीं थी। अरे मेरी बोतल कहाँ है? अरे हमें क्या पता, बोतल संभाल नहीं पा रहा और बोलता है चढ़ी नहीं है। तभी बंटी ने देखा कि उसकी बोतल हवेली के दूसरे कमरे में रखी हुई है। क्या यार, क्यों खेल रहे हो मेरे साथ? वो देखो बोतल उस कमरे में है। तो जाना लेकर आ। बंटी बोतल लेने के लिए दूसरे कमरे में आया। जैसे ही बोतल उठाकर वो पीछे मुड़ा, उसकी चीख निकल गई, क्योंकि उसके पीछे एक भयानक भूतनी खड़ी थी। भूत! भूतनी झट से रूप बदलकर एक खूबसूरत लड़की बन गई और बंटी के गले लग गई। डर के मारे बंटी की आवाज नहीं फूट रही थी। जॉर्ज, जॉर्ज डार्लिंग, आई लव यू। मैं जॉर्ज नहीं हूँ, छोड़ो मुझे। पता है तुम जॉर्ज नहीं हो, जॉर्ज तो तुम्हारे पीछे खड़ा है। बंटी ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे जॉर्ज का भयानक भूत खड़ा था। बंटी चीख पाता उससे पहले ही जॉर्ज का भूत बंटी के शरीर में घुस गया और बंटी लड़की की तरफ देखकर मुस्कुराया। लड़की भी मुस्कुराते हुए भयानक भूतनी बन गई और फिर गायब हो गई।
इधर राजू और छोटू बंटी को पुकार रहे थे। ए बंटी आना, ए बंटी बोतल मिली क्या रे? ए बंटी। लगता है बंटी वही बोतल के साथ लुढ़क गया। तभी बंटी बोतल लेकर आया। उसकी आंखें, उसका रवैया, सब कुछ बदल चुका था। बैठ बंटी। बंटी, तू हमको पागल समझता है? हाँ क्या रे साला, मैंने तुमको ये कहानी क्या सुनाई, तुम लोग मुझे ही बनाने लगे। ये माचिस बुझाकर बोलता है किसने बुझाई, तू बोतल उधर रख कर आया और फिर बोलता है बोतल किसने छिपाई। सब नौटंकी है साला। राजू दादा, झिलमिल की इज्जत लूटकर उसे दफना दिया उन लोगों ने। उसी रात जॉर्ज लौट कर आया और उसने झिलमिल को हवेली में दफनाया हुआ पाया। वह सह ना सका और उसने भी झिलमिल के साथ गाड़ लिया खुद को। अबे क्या बक रहा है? कौन झिलमिल? वही लड़की जिसे जॉर्ज हवेली में लेकर आया था। ये सुनकर राजू और छोटू जोर जोर से हंसने लगे। ए बंटी, माल फूक के आया क्या? हैं? अच्छा चल बता, किसने बताया तुम्हें ये? हैं? जॉर्ज ने बताया। हैं? जॉर्ज कहाँ है? मेरे अंदर। और झिलमिल कहाँ है? वो देखो, आपके पीछे। ये सुनकर राजू जोर जोर से हंसने लगा। ए छोटू, देख बंटी क्या बक रहा है। वो लड़की मेरे पीछे है। लेकिन छोटू को साफ सूंघ गया था। राजू दादा पीछे देखो। राजू ने पीछे देखा तो सच में उसके पीछे झिलमिल का भूत खड़ा था। राजू जोर से चिल्लाया। तभी पीछे से बंटी ने बोतल से राजू का सिर फोड़ दिया। कांच के टुकड़े टुकड़े हुए और राजू भी फर्श पर बिखर कर मर गया। ए बंटी, अरे ये क्या कर दिया तूने? हाँ? बंटी नहीं, जॉर्ज। तभी झिलमिल का भूत छोटू की तरफ बढ़ने लगा। छोड़ो मुझे, मत मारो, मैं कभी नहीं आऊंगा यहाँ। छोड़ो। मैं तो चाहती हूँ तुम यहाँ से जाओ ही मत। मतलब? झिलमिल का भूत छोटू के शरीर में घुस गया और अचानक छोटू का रवैया बदल गया। वो बंटी की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। बंटी ने छोटू को अपनी बाहों में भर लिया। हमें इंसानी शरीर मिल गया झिलमिल। कितने साल तड़पे हैं एक दूसरे को छूने के लिए, आज ये दो जिंदा शरीर मिल गए। अब हम एक दूसरे से कभी जुदा नहीं होंगे। सालों साल इसी हवेली में साथ रहेंगे, एक साथ रहेंगे। मुझसे और इंतजार नहीं होता जॉर्ज। चलो, मुझे बेडरूम में लेकर चलो। बंटी ने छोटू को अपनी बाहों में उठा लिया और वो छोटू को लेकर हवेली के अंदर वाले कमरे की तरफ निकल पड़ा। पुनर्जन्म कहानी है पूना की एक मिडिल क्लास सोसाइटी की। 40 साल का अजीत अपनी पत्नी मंदा के साथ लंच खत्म करके मीठी मीठी बातें कर रहा था। मंदा, आज मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा लग रहा है सारा बोझ हल्का हो गया। इसलिए तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना होगा। वो क्यों? साइकाइट्रिस्ट के पास जाने का आइडिया मेरा जो था। ये सुनकर अजीत रोमांटिक होते हुए बोला। ओह, तो तुम्हें थैंक यू चाहिए। मंदा डार्लिंग, आज रात भर थैंक यू देने का मन है मेरा। मंदा खिलखिलाकर हंसती हुई बोली। तो जाकर बेडरूम में इंतजार करो, मैं दरवाजे बंद करके आती हूँ। अजीत बेडरूम की तरफ निकल गया और मंदा दूसरी तरफ निकल गई। बाहर के सारे लाइट्स और बाकी खिड़की दरवाजे अच्छे से चेक करने के बाद मंदा हॉल का दरवाजा बंद करने ही वाली थी कि तभी अचानक मंदा को झट से किसी ने पीछे खींच लिया। वो था अजीत। क्या कर रहे हो? ये दरवाजा बंद मत करना। अजीत, तुम फिर से वही हरकत कर रहे हो। बहस मत करो, चुपचाप अंदर जाकर सो जाओ। मंदा कुछ भी नहीं बोली। वो सीधे बेडरूम की तरफ निकल गई। पागल औरत, कोई अपना घर के बाहर खड़ा हो तो दरवाजा बंद नहीं करना चाहिए, उसे अंदर लेना चाहिए और फिर दरवाजा बंद करना चाहिए। मन्नू, अंदर आ जाओ। और अचानक
बाहर से किसी ने हॉल में कदम रखा। वो था किसी 55 साल के बुढ़े का काफी भयानक भूत। अजीत, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मन्नू, तुम ऑलरेडी अंदर ही हो। अजीत, तुम समझे नहीं मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैंने पूछा क्या मैं तुम्हारे अंदर आ सकता हूँ? इधर बेडरूम में मंदा काफी अस्वस्थ होकर बैठी थी। उसने डॉक्टर मनीष को कॉल किया। अब हेलो सर, मैं मंदा बोल रही हूँ। हाँ मंदा जी, बोलिए। अजीत फिर से बहक गया है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। वो घर का दरवाजा बंद ही नहीं करने दे रहा। डोंट वरी, उसे जो करना है उसे करने दीजिए। हमारी ट्रीटमेंट काम करेगी, भरोसा रखिए। वो कुछ नहीं करेगा, थोड़ी सी मनमानी और फिर थक कर सो जाएगा। आपने मेडिसिन दी है ना? मेडिसिन का नाम सुनते ही मंदा का दिल अचानक बैठ गया। हे भगवान, सारी मेडिसिन तो अजीत के पास है। अजीत, अब मैं आ गया हूँ। पिछला जन्म इस जन्म से मिल चुका है। मैं महसूस कर पा रहा हूँ तुम्हारी इस जन्म की आत्मा कितनी तड़प रही है अंदर। लेकिन चिंता मत करो, एक एक करके मैं उस आत्मा की सारी पहचान मिटा दूंगा, बिल्कुल इस मेडिसिन की तरह। अजीत के पीछे मंदा काफी भयभीत खड़ी थी। अजीत, पीछे मत देखो। मन्नू, मंदा आई है, मुझे उससे बात करने दो। नहीं, उसे नहीं देखना है। मन्नू प्लीज, मैंने तुम्हें अपने घर और शरीर में जगह दी क्योंकि मैं तुम्हें पहचान गया। तुम मेरा पिछला जन्म हो, लेकिन इस जन्म का भी तो मेरा कोई अस्तित्व है। मंदा मेरी जिम्मेदारी है। अजीत, ये क्या चल रहा है? मंदा, तुम जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें बेडरूम में आकर मिलता हूँ। नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। तुम पागल हो गए हो। सारी दवाइयाँ जला दी। मैं डॉक्टर मनीष को कॉल करती हूँ, वही तुम्हारा इलाज करेंगे। ऐसा कहकर मंदा ने मोबाइल निकालकर कॉल किया और मन्नू गुस्सा हो गया। मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। मंदा बचाओ मुझे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मंदा। मैंने मेरे पिछले जन्म को इस जन्म का शरीर दे दिया। अब वो मुझे फिर से 100 साल पीछे मेरी उस दुनिया में ले जाना चाहता है जिसे मैं शरीर के साथ छोड़ आया था। ये मनीष कॉल क्यों नहीं उठा रहा? मंदा, ये मन्नू मुझ पे हावी हो रहा है। मेरे सामने आओ मंदा, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। नहीं अजीत, वो सामने आ गई तो मैं संभाल नहीं पाऊंगा। इतने सालों बाद मिले हो तुम मुझे, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। मंदा बचाओ मुझे। डोंट वरी अजीत, मैं कुछ करती हूँ। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, अब मैं तुम्हें मिटा ही दूंगा। मंदा मेरे सामने आओ, मुझे ताकत मिलेगी। मुझे डर लग रहा है अजीत। मन्नू अजीत का शरीर लेकर पीछे मंदा की तरफ बढ़ने लगा और मंदा भाग पाती या फिर अजीत उसे बचाने के लिए जोर लगाता, उससे पहले ही उसने मंदा का गला पकड़ लिया। अजीत, क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे छोड़ो। मन्नू छोड़ो उसे, मन्नू छोड़ो। मंदा और अजीत चीखते रहे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मन्नू ने अजीत के हाथों से मंदा के गले पर अपनी पकड़ और ज्यादा मजबूत की और मंदा को तड़पा तड़पा कर मार डाला। जैसे ही मंदा की लाश नीचे गिर गई, अजीत को जोरदार सदमा पहुंचा। बस एक ही आखिरी चीख निकली अजीत की और उसके शरीर से अपनी आवाज चली गई, हमेशा हमेशा के लिए। मंदा के साथ साथ अजीत भी शांत हो गया। अब बचा है सिर्फ मन्नू।
मन्नू को दोबारा जन्म मिल गया। अब मन्नू अजीत को उसकी पुरानी दुनिया में ले जाएगा और वही करेगा जैसे मन्नू चाहता था। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी, मौसम बदल गया और बाहर से घर के अंदर एक औरत की आत्मा गुनगुनाती हुई अंदर आ गई। मन्नू, मेरे मन्नू, मन्नू रे, मेरे मन्नू। वो आत्मा मन्नू के सामने आकर खड़ी हो गई। सुजाता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जहाँ मन्नू वहाँ मैं। इस जन्म में भी तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ोगी। तुम्हारी वजह से कुछ नहीं कर पाया मैं जिंदगी में। घर, संसार, बीवी, बच्चे, बस इतना ही नहीं था मन्नू। चिंता मत करो मन्नू, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तो क्यों आई हो यहाँ? इस जन्म का अपना शरीर लेकर उस दुनिया में जाने के लिए जो तुम्हारी वजह से मैं जी नहीं पाई। इस जन्म का शरीर? हाँ, मंदा मेरा अगला जन्म है। उससे मारकर तूने उसका शरीर खाली कर दिया। अब मैं उसका शरीर लेकर निकल जाऊंगी। स्वार्थी औरत, मरने के बाद भी खुद के दम पर कुछ ना कर सकी। जा, शरीर ले और निकल जा यहाँ से। आत्मा नीचे गिरे मंदा के शरीर में जाकर लेट गई और फिर शरीर के साथ उठ गई। चल मन्नू, अब मैं अपने रास्ते, तू अपने रास्ते, बोलकर भी अब दोबारा मिलना नहीं। और फिर दोनों मंदा और अजीत के घर से बाहर निकले और मंदा और अजीत का शरीर लेकर मन्नू और सुजाता अपने अपने रास्ते, अपनी अपनी दुनिया में निकल गए। रेनू आंटी। कहानी है दिल्ली के मुखर्जी नगर की। मुखर्जी नगर में थी वृंदावन सोसाइटी। सोसाइटी में काफी सारे मिडिल क्लास लोग और उनके बच्चे मजे में रहते थे। अपने परिवार के साथ रहता था 24 साल का एक युवक प्रेम मन और तन से काफी सुंदर नौजवान था। इसीलिए सोसाइटी की सारी नौजवान लड़कियां उस पे मरती थीं। चाची के पास आलू पनीर की सब्जी छोड़कर गई थी, कैसी लगी? मुझे आलू पनीर नहीं पसंद। तो आज शाम को चाइनीज खाने चले? मुझे चाइनीज भी नहीं पसंद। प्रेम भैया, चलो सब आ गए हैं। हाँ हाँ, चलो चलो। पागल कहीं का, इतना बड़ा हो गया है फिर भी बच्चों में खेलता है। एक दिन प्रेम अपने छोटे दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। प्रेम भैया, इस बार सिक्सर चाहिए। हाँ गोलू, मेरा फोकस ब्रेक मत कर। बाप रे, अब बॉल कौन लाएगा? मैंने मारा है तो मैं ही लाऊंगा। ऐसा कहकर प्रेम बॉल लाने के लिए निकल गया और सारे बच्चे डर से बिल्कुल ठंडे पड़ गए क्योंकि बॉल रीनू आंटी के घर में गई थी। रीनू ने बॉल प्रेम की तरफ बढ़ाया। प्रेम ने बॉल को पकड़ा लेकिन रीनू ने बॉल छोड़ा ही नहीं। उसने प्रेम का हाथ पकड़ लिया। आंटी, क्या कर रही हो? प्रेम, रीनू वृंदावन सोसाइटी की अकेली औरत थी जो अकेली रहती थी। लोगों का कहना था कि वो जादू टोना करती थी। ओम ह्रीम ह्रीम पशुपटक स्वाहा, ओम ह्रीम ह्रीम पशुपटक स्वाहा। ऐसा नहीं था कि रीनू का पति नहीं था। कुछ सालों पहले रीनू का पति मनीष ही उसे सोसाइटी में लाया था, लेकिन 6 महीने बाद वो घर से चला गया और फिर रीनू के पास वापस कभी नहीं लौटा। रीनू दिन रात घर में जादू टोना करती थी। लोगों को उससे शिकायतें तो बहुत थी, लेकिन फिर मैं कहता हूँ छोड़ो उसे, करने दो उसे जो करना है, हमें कोई तकलीफ तो नहीं पहुँचा रही है ना? साफ साफ बात तो ये थी कि सोसाइटी के लोग रीनू से डरते थे। गर्मियों की छुट्टियों में प्रेम अपने परिवार से विदा लेकर पुणे में एक कोर्स कंप्लीट करने निकल गया। अच्छा मम्मी, मैं चलता हूँ। बेटा, ख्याल रखना अपना। प्रेम के जाने से
सोसाइटी के 2 लोग अंदर से बहुत दुखी थे। एक थी शुक्ला जी की शालू और दूसरी थी रेणु आंटी। प्रेम प्रेम प्रेम। कुछ दिन बीत गए। शालू शादी होकर ससुराल चली गई और रेणु आंटी कहाँ चली गई, किसी को कोई खबर नहीं थी। अरे यार, बॉल वापस उसी घर में चली गई। अरे डरने की क्या बात है, चलो सब मिलकर ढूंढते हैं। घर पूरा खाली है, हमें हमारी सारी बॉल्स मिल जाएंगी। एक दिन प्रेम फिर से हमेशा के लिए वृंदावन सोसाइटी वापस चला आया। बरसात का मौसम था, सारे बच्चे स्कूल में थे। सोसाइटी काफी सुनसान थी। लगता है चिल्लर पार्टी अब बिजी हो गई है। प्रेम ऐसे सोचते हुए अपने घर की तरफ बढ़ रहा था और प्रेम को खिड़की से कोई देख रहा था। जी हाँ, वो शालू नहीं थी, वो थी रेणु आंटी। प्रेम आ गया, अब मुझे मेरा प्रेम मिल जाएगा। इस बार मैं अपने प्रेम को पाकर रहूंगी। रात का खाना खाकर प्रेम अपनी बेडरूम में सो गया था। गहरी नींद में था काफी। उसने करवट बदली और किसी ने उसका माथा चूम लिया। दूसरे दिन सुबह हो गई। सारी सोसाइटी जाग गई थी, लेकिन प्रेम अभी भी बिस्तर में था। डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा, इतना हल्का बुखार होने के बावजूद भी शरीर इतना कमजोर कैसे हो सकता है। अभी कुछ मेडिसिन दे देता हूँ, असर नहीं दिखा तो एडमिट कर देना। तू भूखी है ना? मैं भी भूखी हूँ, हम दोनों भूखी हैं। आज रात मेरी भूख तो मिट जाएगी। तू देख ले, तुम्हें अपनी भूख का क्या करना है। और जैसे ही शाम हो गई, रेणु का घर जलने लगा। चाचा, उस घर को आग लगी है, बहुत सामान है उसमें। अरे तू कब गया था उस घर में? हम सब गए थे अपनी बॉल लाने। ठीक है, फायर ब्रिगेड को कॉल किया है मैंने, इतनी टेंशन मत लो। वैसे भी उस रेणु का तो पता नहीं, घर राख हो जाएगा तो सारी चिंताएं ही मिट जाएगी। थोड़ी देर बाद फायर ब्रिगेड ने आकर घर की आग तो बुझा दी, लेकिन इधर प्रेम के घर में मानो आग का माहौल बन गया था। अजी सुनते हो, ये सांस ही नहीं ले रहा। क्या? अभी तो न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। आप बातें क्या कर रहे हो? एम्बुलेंस बुलाओ जी। प्रेम बिस्तर में पड़ा ऐसा दिख रहा था मानो उसकी जान निकल गई हो, लेकिन उसकी जान निकली नहीं थी। वो बस खिड़की के पास खड़ी रेणु के साथ बातें कर रही थी। प्रेम कुछ बोलो ना। क्या बोलूं? क्या चाहती हो आप? क्यों बांध रखा है आपने मुझे? मैंने तुम्हें बांध रखा है क्योंकि मैं तुम्हें चाहती हूँ। लेकिन मैं आपको नहीं चाहता। बस एक रात चलो मेरे साथ। बस आज की रात तुम्हारा शरीर अस्पताल में रहेगा और तुम मेरे साथ शहर से बाहर। उसके बाद मैं खुद तुम्हें अस्पताल छोड़ने आऊंगी। प्रेम ने पीछे देखा तो उसका शरीर उसके परिवार वाले कब के अस्पताल लेकर गए थे। क्या सोच रहे हो प्रेम? मैं तुम्हारे लिए अपना घर संसार जलाकर खड़ी हूँ और तुम घर में अटके हो। ठीक है, इंतजार करो, बस मैं अभी आया। प्रेम अपने रूम से चलता हुआ घर से बाहर आंगन में आया तो उसने देखा कि रेणु का घर पूरा जला हुआ है। तभी रेणु आई और उसने प्रेम का हाथ पकड़ लिया। चलो चलते हैं। और फिर रेणु प्रेम का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले गई। शाम के समय प्रेम ने रेणु के साथ अपना घर, अपनी सोसाइटी छोड़ दी, बस एक रात उसके साथ बिताने के लिए। हाय रे मेरा बेटा, ए जी सुनो, आग ना दो, हमारा प्रेम जरूर आएगा, हमारा प्रेम जरूर आएगा। अरे इस पागल को चुप कराओ कोई, मेरा होश उड़ रहा है। आंटी संभालो खुद को, हमारा प्रेम अब कभी वापस नहीं आएगा। और प्रेम की चिता जलने लगी। देखते ही देखते आग भड़क गई और प्रेम का बस 2 दिनों का बीमार शरीर मौत के बाद आग से लिपट गया और रेणु आंटी के साथ गया हुआ प्रेम
अपनों के पास कभी वापस नहीं लौट सका। वैलेंटाइन वाली रात कहानी है कोकमपुरा शहर की। सैम नाम का काफी जवान और हैंडसम लड़का ट्रेन से अपनी मौसी के शहर कोकमपुरा आ रहा था। ट्रेन स्टेशन पर रुकते ही मौसी ने सैम को अपने सीने से लगा लिया। पहली बार मेरे शहर आया है, अब मैं तुझे कहीं जाने नहीं दूंगी। चिंता मत करो मौसी, पूरा फरवरी यहीं एंजॉय करूंगा। वैलेंटाइन डे का महीना है, तुम्हारे शहर से किसी न किसी लड़की को जरूर पटा ले जाऊंगा। सैम की बात सुनकर मौसी एकदम से कांप गई। कोकमपुरा में वैलेंटाइन नहीं मनाया जाता सैम। लेकिन सैम का ध्यान कहीं और ही था। अचानक उसका सिर चकराने लगा। ये क्या हो रहा है? क्या हुआ बेटा? लगता है ये जगह, ये शहर मैंने पहले भी देखा है। नजरों को पता नहीं क्या क्या नजर आ रहा है। सिर दर्द से फटा जा रहा है। सैम की बात सुनकर मौसी हंसने लगी। अरे पागल, जिंदगी में पहली बार आया है तू यहाँ। रात भर सफर किया है, उसी का नतीजा है ये। फिर सैम मौसी के साथ मौसी के घर की तरफ निकल पड़ा। दूसरे दिन शाम के वक्त सैम ने मौसी के गैराज में एक बाइक देखी और मौसी को आवाज लगाई। मौसी! मौसी वहां आई तो सैम ने पूछा, ये बाइक आशीष भैया की है ना? सैम की बात सुनकर मौसी इमोशनल होकर बोली, हाँ, ये आशीष की ही बाइक है। मेरा आशीष बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता था, भगवान ने उसे मुझसे छीन लिया। मौसी रोने लगी और सैम भी भावुक हो गया। आशीष की बाइक लेकर सैम घूमते घूमते रोजी गार्डन पहुंचा। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि इस गार्डन से मेरा कोई पुराना रिश्ता है। मुझे गार्डन में जाकर देखना चाहिए। सैम एंट्री गेट पर पहुंचा, लेकिन वॉचमैन ने उसे रोक लिया। नया है क्या? पता है ना, वैलेंटाइन खत्म होने तक रोजी गार्डन नहीं खुलता। सैम ने वॉचमैन से काफी बहस की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सैम वापस बाइक के पास आया और अचानक उसने देखा बाइक में किसी ने गुलाब फंसा रखा था। गुलाब देखकर सैम खुश हो गया। चलो, यहाँ आकर कुछ तो अच्छा हुआ। रात भर सैम गुलाब को सूंघते हुए सोचता रहा कि गुलाब आखिर किसने फंसाया होगा। तभी गुलाब में उसे एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी में लिखा था, सैम, कल शाम रोजी गार्डन में मिलो। दूसरे दिन सैम रोजी गार्डन पहुंचा, लेकिन वॉचमैन को देखकर आगे बढ़ने की उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। पता नहीं इस शहर को वैलेंटाइन से क्या एलर्जी है। तभी अचानक उसका हाथ पीछे से किसी ने खींचा और उसने देखा एक लड़की उसे खींचती हुई बगल वाले रास्ते से अंदर गार्डन में ले जा रही है। गार्डन आकर दोनों रुक गए। चैन की सांस लेने के बाद सैम ने देखा लड़की काफी खूबसूरत और मॉडर्न थी। ओह, तो तुम हो जिसने बाइक में गुलाब और गुलाब में लेटर छोड़ा था? मैं हूँ शर्वरी, तुम्हारी मौसी के बगल वाले बंगले में रहती हूँ। परसों तुम्हें आते देखा और देखते ही तुम पर फिदा हो गई। तुम्हें बताना चाहती हूँ यार, कितने हैंडसम हो तुम, सच्ची। ऐसा कहकर शर्वरी ने सैम को प्रपोज किया और इस प्रकार दोनों की लव स्टोरी शुरू हुई। वैलेंटाइन की हर शाम दोनों चोरी छिपे रोजी गार्डन में मिलने लगे। किस डे की शाम थी। काफी देर बातें करने के बाद शर्वरी ने सैम को अचानक से किस किया और कहा, कल वैलेंटाइंस डे है, कल हम हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। कल रात देर से आना और आशीष की कोई भी शर्ट पहनकर आना, समझे? शर्वरी के चूमने से सैम अपना आपा खो बैठा था। आधी रात गुजर चुकी थी। सैम आशीष के कमरे में उसकी शर्ट ढूंढ रहा था। मौसी वहां आई और उसने सैम को देख लिया। जरूर कुछ गड़बड़ है। घूमने के बहाने देर रात घर आता है और अब ये, मुझे इसे बाहर जाने से रोकना होगा। सैम, सैम, क्या कर रहे हो? निकलो यहाँ से। सैम ने मौसी की तरफ देखा। उसका रवैया बदल चुका था। वो एकदम खूंखार बन गया था। हट जाओ माँ, आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। सैम ने मौसी को धक्का दिया और मौसी एक दीवार से टकराकर बेहोश हो गिरी। आशीष का एक शर्ट सैम ने ले लिया और दरवाजा बंद करके मौसी को कमरे में कैद कर लिया।
वैलेंटाइन की रात थी। सैम आशीष का शर्ट पहनकर गार्डन में शर्वरी के साथ बैठा था। वो अब पूरी तरह नॉर्मल था। ये बताओ, तुमने आशीष भैया की शर्ट क्यों लाने को कहा? क्योंकि मैं तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाने आई हूँ आशीष। शर्वरी अचानक से भयानक भूतनी बन गई। सैम काफी डर गया था। भूत! डरो मत आशीष, मैं शर्वरी तुम्हारी प्रेमिका। याद करो 20 साल पहले वाली वैलेंटाइन की रात। हम दोनों यहाँ अकेले बैठे थे, तभी संस्कृति रक्षक बने कुछ गुंडे आए और हम दोनों को मार दिया। तुमने तो सैम बनकर दूसरा जन्म ले लिया, लेकिन मैं बस तुम्हारा इंतजार करती रही, बस तुम्हारा इंतजार करती रही। ये क्या कर रही हो तुम? हाँ, कौन हो तुम? शर्वरी के भूत ने सैम के दोनों हाथ पकड़ लिए और उसके माथे पर किस किया। अचानक सैम शांत हो गया। फिर शर्वरी ने सैम को गले लगा लिया और अपने नाखूनों से उसका गला चीरकर उसे मार दिया। इस प्रकार शर्वरी ने दूसरा जन्म लेने वाले अपने वैलेंटाइन को मारकर वैलेंटाइन की रात ही हमेशा हमेशा के लिए उसे अपनी दुनिया में बुला लिया। प्रेतों की पाठशाला। बिलासपुर 23,000 लोगों की तादाद वाला कस्बा, जिसे आज से पहले कोई ज्यादा जानता नहीं था, पर आज वो न्यूज की हेडलाइन बन गया है। एक स्कूल में 2 दिन में 3 बच्चों और 2 अध्यापकों की अस्वाभाविक मृत्यु हो गई थी। 1 हफ्ते पहले वजह कोई बता नहीं पा रहा था। अफवाह है या हकीकत, पर सुना है कि वो पाठशाला प्रेतों की है। रिपोर्टिंग के वक्त एकदम से आवाज आई, चाय लेंगे साहब। रिपोर्टर डर जाता है और देखने के बाद उसको अजीब हालत में और ज्यादा डरा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि वो भूत जैसा ही भयानक दिख रहा है। तुम कौन हो? वो स्कूल की दीवार से लगकर चाय की स्टॉल मेरी ही है। भाई साहब, कुछ जानते हैं आप इन सब के बारे में? तो बताइए। 2 महीने पहले स्कूल शुरू हुआ था और हमारी दुकान 2 पुश्तों से यही है। जब नींव रखी गई तब भी हमने मना किया था बाबू साहब। क्यों का भूतिया है ये जगह, नहीं सुनी हमरी और शुरू हुआ स्कूल। पहले ही दिन बच्चे अपनी कक्षा में गए और जब पानी पीने या टॉयलेट गए तो डरते चिल्लाते बाहर आए और पूछने पर बताते कि अंदर कोई और भी डरावने लोग हैं, पर मानता कोई नहीं। पढ़े लिखे कहाँ मानते हैं बाबू साहब। पर अंदर का वाकया तो विनोद जी सर ही बताएंगे, जिन्होंने इसकी तहकीकात की है। तुम इतना सब कैसे जानते हो? अरे बाबू, दुकान दिखाई ना मेरी, वो भी तो जल गई थी और साथ में मैं भी। रिपोर्टर वहां से चल दिए और स्कूल की तरफ बढ़े। बाहर चारों तरफ पुलिस फेंसिंग थी, डू नॉट क्रॉस वाली, पर रिपोर्टर ने अपना पहला कदम पहली सीढ़ी पर रखा ही था और पीछे से डर में चाय वाले का भूत चिल्लाया, अंदर ना जाओ बाबू साहब। पीछे पलटे बिना वो डरता हुआ अंदर बढ़ा और अपने धीमे कदमों से खाली सुनसान स्कूल का चक्कर लगा ही रहा था, अपने मोबाइल कैमरा में रिकॉर्डिंग के साथ। और वो वहां टॉयलेट एंड पेंट्री के सामने पहुंचा। पहुंचते ही देखता है कि सामने एकदम से वहां बच्चों की भीड़ दिखी, जैसे कि इंटरवल में होती है वही माहौल, और तुरंत ही माहौल शांत। सारे बच्चे रिपोर्टर के सामने पलटे और गुस्से में देखने लगे, जिनमें से काला धुआं निकलने लगा जैसा जलने से निकलता है। ये देख रिपोर्टर पर डर चढ़ा ही था कि पीछे से डांटती हुई डंडा हाथ में लिए एक लेडी टीचर आई, जैसे कि बच्चों को क्लास में ले जाने के लिए आई हो, और बच्चे भी वैसे ही हूटिंग करते हुए रिपोर्टर के आर पार होते हुए भाग गए। रिपोर्टर डर से पलटकर गिरा और उसकी नजर उस लेडी टीचर की दहकती नजरों से मिली जो दर्द में थी। वो सब अदृश्य हो गए। काफी देर बेल बजाने और दरवाजा खटखटाने के बाद विनोद आए। विनोद जी, क्या है स्कूल का सच? पाठशाला नहीं है, वो प्रेतों की पाठशाला है। बच्चों ने जब वो सब एक्सपीरियंस किया तब बच्चों ने बाकी टीचर्स और अपने पेरेंट्स से कहा, पर कोई नहीं समझा और ना ही माना। पर मैंने माना और इसके पीछे लगा। एज ए फिजिकल टीचर मैं जब भी राउंड पर होता
तो मैं अकेले टॉयलेट्स और पैंट्री में जाने लगा। फील होता जैसे मेरे पीछे कोई है। पानी पीता तो लगता कि पैंट्री में मेरे साथ कोई पानी पी रहा है। सेम इन टॉयलेट। और फिर एक दिन दोपहर 2 बजे छुट्टी की टाइम जाने से पहले मेरी नज़र कॉरिडोर में टहलते कुछ लोगों पर पड़ी। जैसे कि मॉर्निंग में स्कूल स्टार्ट से पहले स्कूल ऑक्सिलरी स्टाफ टहलते हैं। मैं पीछे गया तो देखा कि वो लोग अलग अलग क्लासरूम्स क्लीन कर रहे हैं और हर एक रूम के सामने खड़े होकर हर एक से नज़र मिली और मुझसे नज़र दर्द में मिलाकर गायब होते गए। मैं डर से भागा। अगले दिन मैंने प्रिंसिपल ऑफिस जाकर प्रिंसिपल से वही बात कही, पर उन्होंने हंसकर मजाक में उड़ा दी। क्या आप भी बच्चों की तरह बातें कर रहे हो विनोद सर? और प्रिंसिपल सर बाहर गए। मैं बाहर निकला और मुझे कॉरिडोर के एंड में ग्रुप के बच्चे और स्टाफ जलते हुए दिखे। अब मेरे लिए जानना ज़रूरी हो गया। अगले दिन मैं स्कूल लेट आया और देखा कि वहाँ स्कूल में भीड़ जमा है। पुलिस आई हुई है और सब वही वॉशरूम पेंट्री के आगे जमा है। वहाँ देखा तो क्लास फर्स्ट के 3 स्टूडेंट्स की डेड बॉडीज पड़ी है, जिसका रीज़न हार्ट अटैक है। उन बच्चों के पेरेंट्स रो रहे हैं। माहौल मातम से भरा हो गया था। अगले दिन एक मेल टीचर वॉशरूम में गए थे और वो बाहर आए ही नहीं। जब पियोन को पता चला कि वॉशरूम में है तो डोर तोड़ा गया। वहाँ वो टीचर की बॉडी कमोड पर बैठी पड़ी है, पर पूरी जली हुई थी और कोई बदबू नहीं आई जलने की, बस खाली धुआं आ रही थी। अगले दिन पेंट्री में लेडी टीचर पानी पीने गई तो उनका मुंह वाटर कूलर में डूबा हुआ और बॉडी बाहर लटकी हुई थी। इसी न्यूज़ ने पहले स्कूल बंद करवाए हैं और शायद आपको यहाँ तक पहुँचाया है। फिर क्या? आपने इसके पीछे की वजह जानने की कोशिश की? कोशिश सब पता चल गया है। मैं स्कूल की लैंड के बारे में पता करने म्युनिसिपल डिपार्टमेंट गया और वहाँ से पूरा रिकॉर्ड लेकर आया जो 1900 से था, पर 2022 के रिकॉर्ड ने मुझे सब बताकर हकीकत से सामना करवाया। मैं सहम सा गया और आंसू रुक नहीं रहे थे। ऐसा क्या था विनोद जी? 1900 से 1921 तक इसी जगह पर उस जमाने की पाठशाला हुआ करती थी, जहां ज्ञानी पंडित और शास्त्री, मौलाना, यहाँ तक कि प्रीस्ट भी पढ़ाया करते थे। एक लेडी टीचर जो कि उस टाइम की स्कूल प्रिंसिपल थी। गांव के बच्चे बहुत खुशी से मन लगाकर पढ़ते सीखते थे। बहुत सुकून भरा माहौल था गुलामी के समय पर भी। पर नजर एक राक्षस की लगी। 1922 की शुरुआत में नाम था जनरल डॉगलास, जिसको गांव के बच्चों का पढ़ना और उस गांव की शांति अच्छी नहीं लगी। बिना किसी को कहे एक दिन रात को अपने सिपाहियों से पूरे स्कूल के चारों ओर बारूद बिछवा दिया और अंदर टॉयलेट्स और पेंट्री में पेट्रोल ऑयल के पैकेट्स रखवाए। दूसरे दिन जब स्कूल शुरू होकर इंटरवल तक पहुंची कि फायर ब्रिगेड के टैंकर में पानी की जगह पेट्रोल भर लाया और पूरी बिल्डिंग पर छिड़क दिया। अंदर बदबू फैली तो भगदड़ मची और बाहर सिगार जलाकर माचिस की उस तिल्ली को नीचे गिराया। उस जनरल ने जो नीचे बारूद पर तिल्ली गिराया, तभी बंदूक की गोली की तरह पूरी बिल्डिंग को आग ने अपने आगोश में ले लिया। लगभग 80 बच्चे और 12 का स्टाफ जलकर भस्म हो गया। उस वक्त प्रिंसिपल मैम रोज की तरह डंडा लेकर टॉयलेट्स और पेंट्री से बच्चों को क्लास में भेजने के लिए डांट रही थी। सब जलकर भस्म हो गया। मानो दिल दहल गया हो। इन सब से छुटकारा कैसे मिल सकता है? पता किया, वो भी पता किया मैंने। जब वो सब पढ़ा तो पढ़ते हुए रात के 11:30 बज गए और मैं रोते बिलखते खुद को संभाल नहीं पाया और शराब पीकर टाइट हो गया और पाठशाला के सामने पेड़ के नीचे बैठ गया। घोप अंधेरे में स्कूल को देख रो ही रहा था कि अचानक लाइट्स लगी। बच्चे और पूरा स्टाफ अंदर क्लास में जाने लगे। क्लास में पढ़ाई शुरू। थोड़ी देर बाद स्कूल आग के लपटों से जलती हुई दिखी और सब सामने जलते हुए खड़े दिखे जो अंदर थे। वो मंजर देखकर मैं भागा, जोर से भागा और भागता हुआ घर आ पहुंचा और बेड पे वैसे ही गिर गया।
सारा पिया हुआ उतर गया। सुबह सब याद था, पर वो रात को जो देखा सच था या नहीं पता करने में 4 रातों तक लगातार गया, और सब वैसे ही सामने दिखा रोज। और रिपोर्टर साहब, मैंने पी भी नहीं रखी थी चारों दिन। आपने बहुत कुछ देखा है हिम्मत के साथ। आप बच गए, बस वही काफी है। किसने कहा कि मैं बच गया? रिपोर्टर पसीने से लथपथ हो गया और देखा कि विनोद इंसान से जलता हुआ पुतला बन गया और बोला, मैं तो पूरी पाठशाला के साथ ही जल गया था। अतृप्त आत्मा हूँ, भटक रहा था। विनोद धुएं के साथ उड़ता हुआ अदृश्य हो गया। कुछ कहानियां अधूरी रह जाती है क्योंकि उनके पीछे की सच्चाई कोई समाधान नहीं ढूंढ पाती है। पड़ोसन भूतनी। ये कहानी है सहारनपुर शहर की, जहां एक मकान में सुनीता की फैमिली रहा करती थी। एक दिन सुनीता का पति रमन सुनीता से कहने लगा, हमारे मकान में नई किराएदार फैमिली रहने आ रही है। ये तो अच्छी बात है, मुझे भी कंपनी मिल जाएगी। नहीं, वो अच्छे लोग नहीं हैं, तुम उनसे दूर ही रहना। दोपहर के वक्त बाहर आंगन में बैठकर सुनीता चावल साफ कर रही थी तो उसने देखा एक औरत और एक मर्द हाथ में सूटकेस लेकर मकान की तरफ आ रहे थे। आइए, स्वागत है आपका। लेकिन दोनों में से किसी ने भी सुनीता से बात तक नहीं की। दोनों ही सूटकेस लेकर अंदर चले गए और दरवाजा बंद कर लिया। रात के वक्त जब रमन सोने आया तो सुनीता कहने लगी, ठीक कहा था आपने, अजीब लोग हैं, बात तक नहीं करते। तुमसे कहा था ना उनसे दूर रहो। सुना है वो आदमी पक्का बेवड़ा है, अपनी बीवी को बहुत मारता है। रमन ऐसा कह ही रहा था कि पड़ोस के घर से मारपीट की आवाज सुनाई देने लगी। थोड़ी ही देर में सुनीता का दरवाजा पड़ोस की औरत खटखटाने लगी। बहन जी, बचाओ मुझे, मेरा पति मुझे मार डालेगा, मैं आपकी पड़ोसन कल की। बहन जी बचाओ मुझे। औरत दरवाजा खटखटाती रही तो सुनीता बोली, अब क्या करूं जी, दरवाजा खोलूं? पागल हो क्या, सो जाओ चुपचाप। पति के कहने पर सुनीता चुपचाप सो गई। दूसरे दिन सुबह सुनीता बाहर आई तो उसने देखा उसकी पड़ोसन कल की रंगोली बना रही थी। उसका पूरा शरीर मारपीट से घायल था। कल्की ने जब सुनीता को देखा तो वो झट से उठकर अंदर चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। उसी रात रमन और सुनीता सोने वाले थे कि फिर से कल्की दरवाजा खटखटाने लगी। बहन जी, मेरा पति मुझे मार डालेगा, बहन जी मुझे बचाओ। लेकिन इस बार रमन के साथ साथ सुनीता ने भी उसे नजरअंदाज कर दिया और दोनों सो गए। ये सिलसिला लगातार 15 दिनों तक चलता रहा। रोज रात कल्की आती और सुनीता का दरवाजा खटखटाती, लेकिन सुनीता और रमन दरवाजा नहीं खोलते। सुबह जब सुनीता बाहर आती तो घायल कल्की सुनीता को देखकर गुस्से से अंदर चली जाती। 15 दिन के बाद एक रात ऐसी आई कि ना तो मारपीट की आवाज आई, ना ही कल्की ने सुनीता का दरवाजा खटखटाया। लगता है आज मारपीट बंद है, आज मुझे नींद नहीं आएगी। रोज की शोर शराबे की आदत जो लग चुकी है। दूसरों के मामले में टांग ना घुसाओ, सो जाओ। उस रात के बाद जैसे चमत्कार ही हो गया। कल्की जैसे गायब ही हो गई। सुनीता को फिर कभी नहीं दिखी। लेकिन एक रात जब रमन और सुनीता सो रहे थे तो किसी ने उनका दरवाजा खटखटाया। कौन? भाई साहब, दरवाजा खोलिए, मेरे पति को हार्ट अटैक आया है, दरवाजा खोलिए। आवाज सुनकर रमन सुनीता से बोला, हमें उनकी मदद करनी चाहिए, आज मामला कुछ अलग है। रमन और सुनीता ने भागकर दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि बाहर कल्की नहीं, कल्की का डरावना भूत खड़ा था। मारपीट की वजह से घायल हुआ उसका शरीर उसे और ज्यादा डरावना बना रहा था। कल्की ने रमन और सुधीर को अंदर धकेल दिया और अंदर आकर दरवाजा बंद कर लिया। रमन और सुनीता की हालत बिगड़ गई थी। दोनों को अपनी आंखों पर जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। ये क्या कर रही हो तुम? वही जो मुझे पति को मारने के बाद करना चाहिए, वही करने आई हूँ। क्या क्या तुमने तुम्हारे पति को मार दिया? हाँ, मार दिया उसे। 15 दिन पहले उसने बंद कमरे के अंदर मेरा गला घोट कर मुझे मार दिया था। आज मैंने भूत बनकर उसे मार दिया और अब
तुम दोनों की बारी है। हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? जब मैं तुम्हारे दरवाजे पर आकर मदद की भीख मांग रही थी, तब क्या तुमने मेरी मदद की थी? बोलो। जब मुझ पर अत्याचार हो रहा था, मेरी हत्या हो रही थी, तुम दोनों सुकून से सो रहे थे, इसलिए आज मैं तुम दोनों को हमेशा हमेशा के लिए सुलाने आई हूँ। ऐसा कहकर कल्कि का भूत जोर जोर से हंसने लगा। रमन और सुनीता इधर उधर भागने लगे। कल्कि ने हाथ आगे किया और उसका हाथ बढ़ने लगा। उसने रमन को अपनी ओर खींच लिया। सुनीता, बचाओ बचाओ। रमन की हालत देखकर सुनीता उसको बचाने आई तो कल्कि ने उसे भी पकड़ लिया और गला दबाकर दोनों को तड़पा तड़पा कर मार दिया। दूसरे दिन पुलिस पहुंची तो रमन और सुनीता मरे पड़े थे। पुलिस जब कल्कि के घर पहुंची तो कल्कि का पति भी मरा पड़ा था। पुलिस ने जब कमरे की खुदाई की तो उन्हें जमीन के अंदर दबी पड़ी कल्कि की लाश मिली। सर, केस क्या बनाना है? यह केस तो कौटुंबिक हिंसाचार के दायरे में आता है। और वह सुनीता और उसके पति का मर्डर, उसका क्या? पड़ोसी धर्म का पतन हुआ था उनके हाथों। भूत प्रेत का चक्कर है, लेकिन कोर्ट यकीन नहीं करेगा। छोड़ो, कोई दूसरी वजह ढूंढते हैं। इस प्रकार कौटुंबिक हिंसाचार से पीड़ित कल्कि ने अपने पति के साथ साथ अपने पड़ोसियों को भी नहीं छोड़ा। इसीलिए सावधान रहें, सतर्क रहें।